जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये टेस्ट का आंसर की है, जिसमें आंसर है, हम आपको आंसर भी बताएंगे, क्वेश्चन भी पढ़कर दिखाएंगे। तो जो जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था उनके लिए तो ये एकदम फ्री गिफ्ट है, समझ लीजिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और आप लोग को बार बार हो सकता है आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट में हिस्सा लिया था उनके पास ये PDF अवेलेबल है, उनको नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ आंसर की लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, ये आप स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 100 जो है आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दिखाने वाले हैं, और 10 टॉप 10 सवाल आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आंसर की है, ये याद रखिएगा, ये टेस्ट 01 का आंसर की है, जो जैकपुर के द्वारा लिया जाता है, हर हफ्ता लिया जाता है। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या दिए गए लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आपका व्हाट्सएप चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है। तो गोपियां जो होती है ना, वो कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है आपको बतानी है, ठीक है। तो गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है? पत्तों के भांति, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, या अनुभूति की भांति, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बड़भागी किसे कहा गया है। तो जो बड़भागी जो है वो उद्धव को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, पद कविता का कवि कौन है। तो पद कविता का कवि है सूरदास। कौन है? सूरदास है। ऑप्शन नंबर होगा आपका, मैं यहाँ अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए जिसे गोपियाँ वापस पाना चाहती है। तो क्या चुरा कर ले गए? तो गोपियों का हृदय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मधुकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मधुकर शब्द का अर्थ होता है भंवरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में कह रहा है कि प्रस्तुत पद में कौन राजनीति पर आए हैं। तो कौन राजनीति पर आया है? तो श्री कृष्ण। कौन राजनीति पर आ गए हैं? श्री कृष्ण आ गए। प्रस्तुत पद सूरसागर किस कृति में संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगीत से। किससे? भ्रमर गीत से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है कि गोपियां जागते सोते दिन रात किसका नाम जपती रहती है। तो गोपियां जागते सोते जो है वो कृष्ण का नाम जपते रहती है। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। कह रहा है कि गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके सम्मान लगता है। तो किसके सम्मान लगता है? कड़वी ककड़ी के समान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। कह रहा है कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है। तो गोपियों की जो दशा हो गई है वो हारिल की तरह हो गई, हारिल पक्षी की तरह। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। ये जो कविता दिया गया है इसका रचनाकार कौन है। तो आप लोगों को पता है कि इसका जो रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो गोपियों के अनुसार कृष्ण ने किया है राजधर्म का उल्लंघन किया है। किसका किया है? राजधर्म का उल्लंघन किया है। कमल के पत्ते, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो प्रयुक्त हुआ है उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का कारण है कृष्ण के समीप रह करके भी निर्गुण की बात करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो श्री कृष्ण ने जो पालन नहीं किया है वो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म होना चाहिए वो होना चाहिए, राजा के किसी भी स्थिति में प्रजा का नहीं सताती है, प्रजा का दुखी नहीं रखता है, प्रजा की रक्षा करता है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। कह रहा है कि मथुरा जाते समय कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए। तो मथुरा जाते समय कृष्ण गोपियों का मन लेकर चले गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है। तो गोपियों ने जो अपने मन को बताया है वो बताया है स्थिर। कैसा बताया है? स्थिर बताया है। तीन ही लय सांपी पंक्ति में किस और संकेत किया गया है।
तो ये जो संकेत किया गया है, जिसका मन चक्री के समान चंचल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने जो उद्धव की तुलना की है वो की है कमल के पत्तों से और तेल के गागर से। ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इस तरह का टेस्ट देने के लिए आप लोगों को भी अगर मन है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो है आपको सारा डिटेल दिया जाएगा, या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है आपसे कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो को कितना पैसा रिसीव हुआ था आपको बतानी है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि लेंचो को जो रिसीव हुआ था वो हुआ था आपका 70 पीसोस रिसीव हुआ था, ठीक है, लेकिन उसने डिमांड किया था 100 पीसोस का, है ना। हाउ मच हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, सॉरी, यहाँ पे लेंचो रिसीव बोला तो रिसीव हुआ था उसको 70 पीसोस, ठीक है। डिमांड कितना किया था? तो 100 पीसोस का डिमांड किया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड स्टोरी का जो लेखक है वो कौन है आपको बताना। तो GL फ्यूंटेस, है ना, यही है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द कलेक्टेड 70 पीसेस फॉर लेंचो, किसने कलेक्ट किया था ये? तो ये पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो, ठीक है। तो कैसे मतलब कि व्यक्ति थे जो हेल्प करना चाहते थे वो लेंचो की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मनी से वो उसका हेल्प करना चाहते थे। किससे करते थे? व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो, मतलब किस टाइप से वो उसका हेल्प करना चाहते थे? तो मनी के द्वारा। द फील्ड लुक्ड एज इट वेयर कवर्ड। फील्ड जो है दिखने में कैसा लग रहा था, किस कवर हो गया है, किससे कवर हो गया था वो आपको बतानी है। तो साल्ट नहीं, नमक के जैसा लग रहा था कि कवर हो गया है, ठीक है। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ। लेंचो जो है लार्ज रेन ड्रॉप यानी बड़ी बड़ी जो बूंदें थी बारिश की, उसका कंपेयर वो किससे कर रहा था? तो वो न्यू क्वाइन से कर रहा था उसका कंपेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सप्रेसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। मतलब जब उसका लेटर मिला तो उसका जो है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील, मतलब उसको कैसा, मतलब उसको लग रहा था, वो आपको बताना है इसमें। तो कंटेंडेड, है ना, कैसा लग रहा था? कॉन्टेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, ठीक है। लेंचो का जो है क्या डिस्ट्रॉयड, किस कारण जो है उसका डिस्ट्रॉयड हो गया था उसका फील्ड, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेल स्टोन से, है ना। हेवी रेनफॉल है, हेल स्टोन है, मतलब किससे उसका जो है नुकसान हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचो फैमिली, ठीक है। तो लेंचो फैमिली का जो लास्ट जो मतलब होप था वो क्या था वो आपको बताना है। तो हेल्प फ्रॉम गॉड, अब जो है भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं, ये उसकी आखिरी होप थी, उम्मीदें थी। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, ठीक है। तो क्या उसका रिएक्शन था? लॉफिंग हॉल हार्टलेस, यानी सबसे पहले जो लेटर को देखकर उन लोग क्या कर रहा था, हंसने लगा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 पे। कह रहा है कि ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनवेवरिंग फेथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, ठीक है। तो वो जो काउंटेड कर रहा था तो कैसा फील कर रहा था वो काउंटेड करते वक्त, ये आपको बताना है। तो एंग्री, ठीक है, काउंटेड करने में एंग्री क्यों? क्योंकि उसने 100 मांगा था और उसको मिला कितना? 70। वाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में वो कैसा सोचता है, आपको बताना है। तो वो सोचता है डिजऑनेस्ट पीपल, मतलब वो लोग जो है बेईमान लोग हैं। उन्होंने इसका 30 कॉइन जो है वो रख लिया है। लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड, लेंचो जो है डिमांडेड कितना डिमांड करता है गॉड से? तो 100 पीस उसका डिमांड करता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है हमसे द पोस्ट मास्टर कैम टू नो अबाउट लेंचो फेथ इन गॉड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचोस लेटर गॉड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। कह रहा है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पे था, अवस्थित था? तो ये हो जाएगा टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 में। कह रहा है व्हाट डिड लेंचो थिंक ए ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो बंच ऑफ कुर्क्स, ये सोचता है एम्प्लॉयज़ लोग के बारे में, बदमाशों का झुंड। बंच ऑफ कुर्क्स का मतलब क्या होता है? बदमाशों का झुंड। नेक्स्ट है आपका व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड ए पार्ट ऑफ गुडविल इंक एंड पेपर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मनी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड। लेंचो फील्ड में कौन सा होता था? तो कॉर्न होता था, कॉर्न, मकई। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डांसिंग विथ, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला सवाल आते हैं हम लोग 41 में। यह साइंस का सवाल है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है आपको बताना है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनेगा, बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परावर्तन का नियम लागू होगा किस पर होगा? परावर्तन का जो नियम लागू होगा वो लागू होगा सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। कहा जा रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 44 पे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होने वाली है? तो आप लोग को पता है एफ बराबर क्या होता है आप लोगों को? R/2 होता है। जब आप उसको 2 से भागा दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि f का मान 12 है तो r का मान क्या होगा? तो r बराबर F/2 होता है। तो r का वैल्यू देखो, r बराबर क्या होता है? F/2। तो आपको अगर सॉरी f बराबर होता है ना, ध्यान से एक मिनट रुक जाइए, हम बता रहे हैं आपको, अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, f बराबर होता है शायद, फोकस बराबर होता है R/2। तो आपको अगर r निकालेंगे तो 2f हो जाएगा, है ना, 2f हो जाएगा। तो f 12 है तो 12 दूना कितना हो गया? 24। ऑप्शन ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है आपको बताना है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल की धनात्मक। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी? अवतल दर्पण से जो है परावर्तन के बाद वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो ऑप्शन बी, फोकस से होकर गुजरेगी, एफ। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहीं पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर रखा गया है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे। 49 में कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से उठा हुआ प्रतीत होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति यहाँ पे बनेगा वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। कहा जा रहा है कि कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सा दर्पण बनाएगा? तो उत्तल दर्पण बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। 51 में कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो कौन सी वस्तु में होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में होता है। ठीक है, किस में होता है? गाड़ी के साइड में। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो कहाँ पे रखा गया है ये आपको बतानी। तो ध्रुव और फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 53 में। 53 में कह रहा है कि किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है वो विस्तृत होगा, वो आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण का विस्तृत होता है, क्योंकि इसे ही हम लोग साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 में। कहा जा रहा है कि वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौर भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55। तो सौर दर्पण में जो प्रयोग किया जाएगा वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 56 में। कौन सा क्वेश्चन में आएंगे? 56 में आएंगे। 56 में आपसे कहा जा रहा है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो दर्पण का प्रयोग करेंगे वो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी आपका धनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। कहा जा रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 59। तो इसमें कह रहा है 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 60 में। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में जो वक्रता केंद्रों की जो संख्या होती है वो होती है आपका, और 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का कौन था ये आपको बताना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? रूसो को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है जिउसेppe मैत्सेनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बतानी है। तो जिउसेppe मैत्सेनी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1807 में, जेनवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक जो है वो रूसो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर आइए 65 में कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है मैटरनिख का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैरोल कुपिर्स्की कौन था, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा पोलिश राष्ट्रवादी था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो किस संधि के द्वारा मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुनिया की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 68 में, कह रहा है फ्रेडरिक शोरियू कौन था? तो फ्रेडरिक शोरियू जो था वो आपका फ्रांसीसी चित्रकार था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं 69 में? तो ये से हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए, कहा जा रहा है जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मन राष्ट्र के लिए जो महिला रूपक बनी वो जर्मेनिया बनी थी, ऑप्शन नंबर बी। परसा, नेक्स्ट सवाल है हमारा, परसा का राष्ट्र ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? तो किस संधि के द्वारा हुआ था? वियना की संधि के द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का जो एकीकरण हुआ 1871 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है, गौरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? तो गौरीबाल्डी जो था 74 में देख लीजिए। गौरीबाल्डी जो निवासी था वो था आपका सार्डिनिया का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 75 में, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो आपने दिया था ये रूसो का कथन है। किसका है? रूसो का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान का जो अधिकार है उसको हम लोग कहते हैं मताधिकार, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे क्या था? ठीक है, आपको बताना है कि लिब्रे जो है वो क्या था? तो फ्रांसीसी मुद्रा थी। क्या थी? फ्रांसीसी मुद्रा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वो फ्रांसीसी क्रांति की देन है, ठीक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किस दार्शनिक का है? तो ये जो कथन है वो रूसो दार्शनिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसको कल्पना दर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? किसके कल्पना दर्श में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसके कल्पना में? तो फ्रेडरिक शोरियू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद गणित का कुछ सवाल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से इसको बनाया होगा। हम इसका फ़िलहाल अभी आंसर बता देते हैं क्योंकि अब इसको अगर हम सॉल्व कराने लगेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। बाद में अलग से आप लोगों को इसका डिटेल वीडियो करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा गया था कि एचसीएफ A8 है तो एलसीएम A8 24 है, तो ए का मान आपको बताना है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, पहली संख्या जो थी और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है, ये आपका था, ठीक है। आपको ए का वैल्यू बताना है, 8 से इसको काट दीजिए 3 बार में, तो ये बचा 4, अतिया मिला के कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है और मैं इसका सारा डिटेल वीडियो आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों का वीडियोस समय पे मिलता रहे। 82 का जो आंसर होगा आपको, आप लोगों ने बना लिया होगा तो 96 हो जाएगा, इसको मिला लीजिए आप लोग। 83 का जो आंसर आएगा, 83 का ये ऑप्शन बी आएगा। 84 का जो आंसर आएगा एलसीएम निकालने के लिए दिया गया था, तो 84 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 85 में आते हैं, 85 का जो आंसर देख लीजिए क्या होगा। 85 का आंसर ऑप्शन सी। 86 का जो आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये 87 में 87 का जो आंसर होगा बी, ठीक है। और 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 88 का सी। आइए 89 का जो आंसर होगा आपका, 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 आइए, 91 का आंसर देख लीजिए। 91 का जो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग मिलाते जाइएगा, ठीक है। 93 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 94 का जो आंसर होगा, 94 का वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप इसमें कोई भी नंबर रखोगे ना वो विषम संख्या ही बनेगा, तो मैंने एक बार बताया था आप लोग को। 95 का जो आंसर होगा वो 95 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो 97 में मिला लीजिए। 97 का जो आंसर होने वाला है आप लोगों का, 97 का ऑप्शन नंबर ए। 98 का जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 99 का अगर हम बात करते हैं तो 99 का आप लोगों का जो आंसर आपका आने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 100 का जो
आंसर आप लोगों को निकल कर आएगा वो 22,368 निकल कर आएगा। तो ये सब का मैं डिटेल में आपको बता दूंगा ताकि जिसको समझ में नहीं आया उसको समझ में भी आ जाए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह सभी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोग इसको देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये गणित का सब्जेक्टिव था जो आप लोगों को बनाकर लाना था, जो आप लोगों ने भेजा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जाने के लिए आप जो है इस तरह से जैकपुर लिखोगे तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम लिंक हो जाएगा और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। और जो लोग भी टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप पे ज़रूर संपर्क करेंगे।